मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने कहा था कि अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1905, 1906, 1907, 1908 चढ़ा 1909 में क्या हुआ। अब पहली चीज जो आपके दिमाग में डर है कि भाई बहुत टफ है, हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश समझ में आती है तो हिंदी समझ में नहीं आती, तो इसके लिए डरना पहले बंद करिए। हिंदी समझ में आएगी तो इंग्लिश भी आएगी और इंग्लिश समझ में आएगी तो हिंदी भी आएगी। तो पहला तो अपना ये भ्रम खत्म कर दीजिए कि आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। समझ आएंगी, टाइम लगता है, थोड़ा भय होता है, रखिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1905 को जैसे हमने कहा था मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात हमने स्टार्ट कर दी थी, तो मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे उनके बारे में हम लोग प्रॉपर मैनर में बात कर रहे थे। मिलिटेंट नेशनलिस्ट से अब हम आगे जाएंगे, उन बेसिक चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे। मुकुल चाबी ले लो, तुम जाओ बेटा, मत करो। सुरेंद्र भी है तो दे देना, चाबी तुम्हारे पास है जुबिटर, ठीक है। अब यहाँ पे मिलिटेंट नेशनलिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर बंगाल डिवीजन की बात की थी, स्वदेशी मूवमेंट की बात की थी, स्वदेशी आंदोलन की बात की थी और बाइकॉट की बात की थी, बहिष्कार की बात की थी। इसके आगे हम लोगों को बात करनी थी फिर क्या हुआ। उसके बाद 1905 के बाद 1906 का सेशन जो हुआ, ये सेशन जो हुआ इसमें दादा भाई नौरोजी को बैठा दिया गया। और जैसे दादा भाई नौरोजी बैठे, ये चाहे मॉडरेट हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो, ये दोनों इनका बहुत सम्मान करते थे। तो ये जो विभाजन था ये आपका 1906 में नहीं हुआ, फिर ये घूम के गया 1907 में, जिसको हम बोलते हैं सूरत। और इसी के बीच में यहाँ पर एक और केस हुआ था जिसको बोलते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। तो आज हमें इन सारी बेसिक चीजों को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो आपको समझने की जरूरत है और आपको याद रखने की जरूरत है। मुस्लिम लीग ने क्या किया, कैसे किया, ठीक है, बाकी लोगों ने आपके लिए कौन सा रोल प्ले किया, कौन सा रोल नहीं प्ले किया। अगर ये बेसिक जानकारी आपके पास है तो आप अपनी परीक्षाओं को प्रॉपर मैनर में दे सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। और डिटेल में पढ़ने के लिए हमने आपके लिए पीपीटी बनाई है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर वो इंग्लिश में है तो भी समझाना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं समझाऊंगा, उसके लिए आप परेशान नहीं हो। अब यहाँ पर बात है ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। यहाँ पर क्या लिखा है, मिलिटेंट नेशनलिज्म का विकास, जो उग्रवादी विचारधारा है उसका विकास किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए लिख के दी गई। अब जब उदारवादी के बाद उग्रवादी विचारधारा आई तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरे देश में आ गई थी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कब रखती थी, 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ और उसके लिए हमने पार्टीशन के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। इस समय पर यह विचारधारा सबसे ज्यादा फलीभूत हुई। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखनी है, विचारधारा तब बढ़ी जब हमने बंगाल विभाजन को अपने साथ जोड़ा और बंगाल विभाजन के खिलाफ हमने एक आंदोलन करने का प्रयास किया, तब जुड़े। अपने प्रारंभिक दिनों में इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड मेड अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल अवेयर, है ना, आउट ऑफ द डेंजर ऑफ द फॉरेन डोमिनेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कल्टिवेटिंग पैट्रियटिज्म। अब इन्होंने ये कहा है कि अपने प्रारंभिक दिनों में इन्होंने ये बताया कि अंग्रेज किस प्रकार हमारे लिए खतरा है और इस खतरे से हम किस प्रकार निकल सकते हैं। और इन्होंने कहा उसके लिए हमें क्या चाहिए, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना चाहिए। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना के बिना हम इस चीज को नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना यदि आपके अंदर है तो आप इस चीज को निर्धारित कर सकते हैं। इन्होंने कहा एजुकेट करना इंडिया को विद नेसेसरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग, इट हैड फैक्ट टू चेंज द मूड ऑफ द पीपल एंड गिव द बर्थ ऑफ न्यू वे ऑफ लाइफ इन द कंट्री। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हैं, जो भारतीय हैं, उनको क्या करना है, राजनीति में, ठीक है, शिक्षित करना है ताकि एक नई तरीके की यूथ सामने आए जो हमारे देश के हितों की बात कर पाए। देखिए, अगर राजनीतिक मंच पे आपको खड़े होकर बात करनी है तो आपको राजनीति सीखनी पड़ेगी। तो इन्होंने वो प्रयास किया कि उस राजनीति को सीखे और उस राजनीति को बोलने का प्रयत्न करे। तो इन्होंने वही किया, उस राजनीति को बोलने का कार्य स्टार्ट किया। उसी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया जो भी मेजर डिमांड थी नेशनलिज्म की। और ये एक चीज थी जो लोगों के दिमाग में आई कि अगर पॉलिटिकल मैनर से हम चीजों की बात करते हैं तो शायद अंग्रेज सुन लेंगे। ये जो उनका भ्रम था ये टूटता हुआ दिखा। तो इनको ये लगा कि जो मॉडरेट हैं, जो उदारवादी हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनके जो विचार हैं वो हैं तो बहुत अच्छे, बट वो अंग्रेजों के सामने लागू नहीं हो पा रहे, अंग्रेजों के सामने इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि भाई इस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं और उसको रेगुलेट करने का इन्होंने काम स्टार्ट किया। इंस्टेड ऑफ अपीजिंग मॉडरेट नेशनलिस्ट, द ब्रिटिश रूलर
डिसइंटीग्रेटेड एंड मॉक्ड देम। अब यहाँ पे क्या था, अंग्रेजों ने मॉडरेट्स की तारीफ नहीं की, ना उनको कोई चीज दी, बल्कि उनको क्या किया, हर जगह उनका मजाक उड़ाया, उनकी डिसरिस्पेक्ट की। तो ये सारी चीजें कर रहे थे। एज द रिजल्ट देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग डिमांड, मोर एग्रेसिव पॉलिटिकल एक्शन एंड मेथड देन मीटिंग, पिटिशन, मेमोरियल एंड स्पीचेस। अब यहाँ पर ये हुआ कि इनका जो कार्य था वो बिल्कुल इस तरीके का नहीं था कि अपनी स्पीचेस को दें, पिटिशंस को देखें, मेमोरियल्स को देखें, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इनका विधायी परिषद है उसमें अपने कार्य को प्रॉपर मैनर में करें। इनमें से कोई भी कार्य ये नहीं करना चाह रहे थे। ये सिर्फ मीटिंग करते थे, पिटिशन देते थे, मेमोरियल देते थे, स्पीच देते थे, परंतु यदि ये बात की जाए कि इनको रेगुलेट करेंगे, ये अंग्रेज अगर नहीं सुनेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं। इन्होंने अपने पॉलिटिकल बिहेवियर को बिल्कुल इसी तरह रखा जिस तरीके का इनका था। इसका कारण ये बना कि एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट की विचारधारा के साथ सहमति नहीं बना पाए, ये इनके साथ बिल्कुल भी सहमति नहीं बना पाए। इन्होंने कहा हम इसकी सहमति के साथ नहीं रहेंगे। तो ये पहला था कि मिलिट्री नेशनलिज्म क्यों आया या उग्रवादी विचारधारा के लोग क्यों आए, इसके बारे में आज आपको समझ में आएगा कि उग्रवादी विचारधारा के आने के पीछे कारण था जो उदारवादी लोग थे उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों का असफल होना। यदि वह प्रयास बहुत अच्छे से करते तो शायद वो लोग जुड़े रहते, पर उनके प्रयास बहुत कमजोर थे। यही कारण था कि आंदोलन धूमिल होता दिखा। इसके बाद ये जो लोग आए मिलिटेंट और मॉडरेट, लोगों ने मिलकर जो एक आइडियोलॉजी बनाई उसमें ये कहा गया कि भाई देखिए बंगाल का विभाजन जो हो रहा है इसको हम एक नेशनल इवेंट को मान के चलते हैं और इसमें हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सपोर्टिव मैनर में लेके चलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा, अंग्रेजों के खिलाफ हम खड़े रहेंगे तो भी हमें लाभ होगा। तो इन्होंने प्रयास किया कि क्यों ना हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हों और उनकी इस आइडियोलॉजी को हम प्रॉपर मैनर में समझें। तो अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर ये हुआ स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकॉट मूवमेंट 1905 से 1908 तक चला। ठीक है, अभी 1905 से 1908 तक का जो मूवमेंट चला इसमें स्वदेशी मूवमेंट वाज अ सेल्फ सफिशिएंसी मूवमेंट दैट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट हेल्प टू शेप इंडिया नेशनलिज्म। अब क्या है, जो पहला आंदोलन हमारे देश का था जो भारतीयों को जगाने का प्रयास करता है वो है बंगाल विभाजन का आंदोलन। बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन ने क्या किया, हम लोगों को एक मूवमेंट बनाने का पूरा मौका दिया। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, हम क्या करें अपनी आवश्यकताओं की चीजें स्वयं बनाने लगे। जैसे आज हम कहते हैं सर महंगाई बहुत है, ठीक, अगर आपके घर पे आपके मम्मी पापा में से कोई व्यक्ति सिलाई कर सकता है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के कपड़े बना सकता है, तो आप कपड़ा खरीद लाइए, उसे बना लीजिए, सेल्फ रिलायंस कर लीजिए, आपके कपड़ों का खर्चा कम होगा। यदि आप रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना घर पे बना सकते हैं तो आपका बाजार में महंगा खाना खाने का खर्चा कम होगा। यदि आप सेल्फ स्टडीज अच्छी कर सकते हैं तो आपका कोचिंग का खर्चा कम हो गया। तो ये कहा जाना है कि भाई आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने खर्चों को कम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पर उस स्वदेशी मूवमेंट ने क्या किया, हमारे अंदर एक देशभक्ति जगाई कि हम अपने देश का विकास स्वयं कर सकते हैं और उस अपने देश के विकास के लिए हम प्रयत्नशील रहे और उस देश के विकास को हम परमानेंटली करने के प्रयास में लगे रहे। तो हमने अपने देश का विकास करने की पूरी कोशिश की और उस देश के विकास के लिए हम लगे रहे। और इस देश का विकास तब होता है जब हम स्वयं का विकास करते हैं। स्वयं का विकास मतलब खुद की चीजें बनाते, स्वदेशी चीजें बनाते, उनका निर्माण करते। जब उनका निर्माण करेंगे तो क्या होगा, तब हमें अंग्रेजों की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और अंग्रेज हम पर डिपेंड नहीं रहेंगे। फिर जैसे आज की डेट में हमसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं, फिर हमें प्रिपेयर्ड गुड दे रहे हैं, तो हमारी मार्केट पे वो भी डिपेंडेंट है। बट अगर हम अपनी मार्केट को खुद अपने लिए इंडिपेंडेंट कर दें तो कल से अंग्रेजों की डिपेंडेंसी हम पर खत्म होगी, आज नहीं तो कल खत्म होगी, जो बाद में हुई। अब इन्होंने ये कोशिश की कि भाई ये कब होगा, ये स्वदेशी मूवमेंट कब चलेगा, जब राष्ट्रीयता की भावना होगी। अगर राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी, भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति इस कार्य को प्रॉपर मैनर में नहीं लेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति का इन्होंने प्रयत्न किया और उस प्रयास के साथ यहाँ पर लगे रहे। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जो प्रारंभ हुआ वो 1905 में स्टार्ट हुआ। यूनिफाइड रिएक्शन मिले बंगाल पार्टीशन के और ये 1908 तक चलता रहा। ये सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट है गांधी के आंदोलनों से पहले। याद रखना, इसको हम इतनी बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किए वो सभी आंदोलन सफल, ठीक। उससे पहले का ये इकलौता आंदोलन है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। कब चला, 1905 से लेकर 1908 तक, बहुत बड़ी चीज है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में इसको दिसंबर 1913 में एक वाइड स्प्रेड चीज बताई थी। ये कैसे स्टार्ट हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
पार्टीजन्स ऑफ बंगाल को पब्लिक किया, ठीक है, दिसंबर 1903 में, और स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया अगस्त 1905 में टाउन हॉल की मीटिंग में। अब इन्होंने ये कहा कि अब हमें क्या करना है, विदेशी जो कपड़े हैं या विदेशी सामान है उस पर अपनी निर्भरता को घटाना है, और अपने विदेशी सामानों से निर्भरता हटा के अपनी निर्भरता कहाँ पे लानी है, अपनी निर्भरता लानी है स्वदेशी पे। तो विदेशी से स्वदेशी की तरफ जाने का ये पहला मूवमेंट था। मॉडरेट ने एंटी पार्टीशन कैंपेन लगाया। इन्होंने क्या किया, जो पार्टीशन हो रहा है उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, और इन्होंने कहा जो पार्टीशन बंगाल में किया गया है ये अनजस्ट है, ये गैर न्यायिक है, इसमें न्याय की कोई बात नहीं है, तो इसके खिलाफ खड़े रहे। पिटीशन दी गई गवर्नमेंट को, पब्लिक मीटिंग की गई, आइडियाज डिस्कस किए गए, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, जैसे हिताबड़ी, ठीक है, संजीवनी और बंगाली, ठीक है। अब ये सारे न्यूज़पेपर्स ने क्या किया, इन सारे न्यूज़पेपर्स में हमने इनके खिलाफ जो भी चीजें हमें समझ में हमने वो सारी चीजें लिखी। हमने सबको समझाया कि भाई साहब जो ये आइडियोलॉजी, जो ये विचारधारा दे रहे हैं वो सही है नहीं, इस विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। वो सारे प्री प्लान इन्होंने यहाँ पे बनाया और उनको यहाँ पर लागू करने की कोशिश की। पार्टीशन ने क्या किया, एक विरोध जनरेट कर दिया बंगाल में। बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंस रखता था बच्चों क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा गढ़ है जहां से सारे कार्य किए जाते। तो बंगाल के इस गढ़ में गए, प्लेज टू बायकॉट, है ना, फॉरेन गुड्स वाज द फर्स्ट मेड। और यहाँ पर पहली प्लेज क्या ली बंगाली लोगों ने कि जो विदेशी कपड़े हैं उनको हम पहनना पूरी तरीके से बंद कर देंगे और स्वदेश की तरफ अग्रसरित होंगे। तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो था ये प्रारंभ हुआ, जिसमें मॉडरेट ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट जनरेट किया, जिसमें न्यूज़पेपर में इनके बारे में बात कर रहे हैं, लीफलेट्स बांट रहे हैं, फ्लायर्स बांट रहे हैं, पिटीशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कहा भाई अगर अंग्रेजों पे प्रेशर डालना है, अंग्रेजों को दबाव में लाना है, तो हमें क्या करना है, विदेशी सामानों को खरीदना बंद करना पड़ेगा। इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, अपने स्वदेशी को निर्माण की तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद 1906 में एक और महान घटना हुई जो हुई मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए अगर कोई ये कहे कि प्रारंभ से मुस्लिम लीग भारत के खिलाफ थी या एकता के खिलाफ थी तो बिल्कुल गलत। प्रारंभ में मुस्लिम लीग जो बनी थी वो हमेशा हितैषी थी कि एक अखंड भारत ही बना रहे जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ में रहे। ये स्पार्क बाद में लगेगी, ठीक है, अभी नहीं है, अभी सिर्फ फॉर्मेशन हुआ है। अभी ये भारत से अलग रहने का सपना नहीं देख रहे, अभी मुस्लिम लीग भारत से अलग रहने का कोई सपना नहीं देख रही, आने वाले समय में देखेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई ये हुई ब्रिटिश इंडिया में, कहां पर 1906 में। 1906 में जब ये हुई तो ये आपका ढाका में, ढाका के नवाब के सपोर्ट से बांग्लादेश के ढाका में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और ये शुरुआत में कब तक, 1930 तक, याद रखना कब तक बेटा, 1930 तक ये एडवोकेट करती रही किस चीज को, कि हमको, ठीक है, 1930 से पहले इसने कुछ नहीं किया, पर 1930 के बाद इसने सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन स्टेट की बात करनी प्रारंभ कर दी। कब से, 1930 से। 1930 के पहले इन्होंने कभी भी भारत को विभाजित करने की बात नहीं की। 1930 से इन्होंने अपनी मांगों को प्रारंभ किया जो 1947 तक चली, जब तक पाकिस्तान नहीं मिल गया। ये पार्टी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की थी जो मुस्लिमों को ब्रिटिश इंडिया में रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। और मैसिव हिंदी ऑपोजिशन जो बंगाली पार्टीशन में था, है ना, इसके बाद इसको अंग्रेजों ने ही बनवाया था क्योंकि जो बंगाल का पार्टीशन था ये बहुत तीव्रता से चल रहा था। तो इसी समय में अंग्रेजों ने इसके खिलाफ यहाँ पर कार्य किया और इन्होंने एक पार्टी बनाई जो मुस्लिम की हितैषी थी। अपनी एनुअल मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आसान मंजिल 1906 में नवाब ऑफ ढाका, ख्वाजा साहिबुल्ला, इन सब ने प्रपोजन किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए और मुस्लिमों के इंटरेस्ट के लिए तो ब्रिटिश इंडिया में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और इंडिया मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो मूवमेंट्स को लेड करता था, ठीक है, सेपरेट मुस्लिम नेशन का, और बाद में इसने भारत का विभाजन कर भी दिया, ठीक है। अगर बात किया जाए शुरुआत में जो था ये इन चीजों की बात नहीं करती थी, सपोर्ट करती थी, है ना। लीग ने अडॉप्ट किया था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, है ना। 1913 में इन्होंने भी कहा था कि भारत में स्वशासन होना चाहिए। तो शुरुआत में इस पॉलिटिकल पार्टी ने कहीं पर भी विभाजन की बात की ही नहीं। 1930 के बाद इनके दिमाग में एक आइडियोलॉजी आती है, क्यों ना हम भारत को विभाजित करके एक पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना कराएं। तो एक पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना का प्रयास इन्होंने यहाँ पे प्रारंभ कर दिया। कई डिकेड्स तक इसके लीडर्स जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने शुरुआत में ये कहा कि भारत यूनाइटेड रहना चाहिए।
समझी। शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी क्या कहते थे, भारत को मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए और भारत स्वतंत्र होना चाहिए और भारत में ही दोनों को रहना चाहिए। 1940 तक लीग ऑफ नेशन जो थे, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा मुस्लिम लीग ने कि भाई ये सब चीजें होनी चाहिए। प्लान इंडिपेंडेंट इंडिया के स्टेट का था, बट इंडिपेंडेंट इंडिया में डोमिनेशन हिंदुओं का होगा, तो लीग को लगा कि हमें मुस्लिमों के लिए अलग नेशन की डिमांड करनी चाहिए। क्या लगा इन्हें लगा कि जब और भारत स्वतंत्र होगा तो भारत में मेजोरिटी तो हिंदुओं की होगी और हिंदुओं की मेजोरिटी होगी तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है। तो इस भय से इन्होंने ये कहा कि हमें मुसलमानों के लिए अलग राज्य की स्थापना करनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने एक सेपरेट नेशन की डिमांड करनी प्रारंभ कर दी। जिन्ना मुस्लिम लीग लेड फाइट फॉर द पार्टीशन, ठीक है, और ये चीज ये लगातार करते रहे तब तक जब तक इनको क्या नहीं मिल गया, जब तक इनको पाकिस्तान नहीं मिल गया तब तक ये लगातार मांग करते रहे कि हमें एक सेपरेट नेशन दीजिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की ये खुली डिमांड करते रहे और पाकिस्तान मिलने के बाद ये शांत बैठे। इसके बाद जैसा आपको बताया कि 1906 के बाद 1907 में एक सेशन होता है जिसको बोलते हैं सूरत का अधिवेशन। इस सूरत के अधिवेशन में, ठीक है, दो पार्टी अलग अलग चलती हैं। एक जगह चलते हैं कौन, एक लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल होते हैं जो गरम दल या उग्रवादी समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी जगह गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं जो मॉडरेट्स को करते हैं। इसमें क्या होता है, सक्सेसफुली ये हो जाता है कि जो मॉडरेट्स होते हैं वो रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष सूरत सेशन में बनवा देते हैं। रास बिहारी बोस कौन होते हैं, रास बिहारी बोस जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। तो मॉडरेट फिर अपनी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो गरम दल के लोग होते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, उनको हटा देते हैं। बाल लाल पाल बाहर चला देते कांग्रेस से, और जैसे ही कांग्रेस से बाहर जाते हैं इसी को हम बोलते हैं क्या, सूरत स्प्लिट, ठीक है। और यहाँ पे सेशन आता है जिसमें ये कहते हैं कि आपको बाहर जाना चाहिए। इनको बाहर भगाने के बाद सेशन को वहीं पर रोक दिया जाता है और फाइनली कांग्रेस का बंटवारा कर दिया जाता है। अब कांग्रेस यहाँ पर दो भागों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस से हमने एक्सट्रीमिस्ट को हटा दिया, अब सिर्फ मॉडरेट्स हैं जो कांग्रेस की भागदौड़ संभाल रहे हैं। इसीलिए 1907 के बाद आपको कोई भी आइडियोलॉजी मॉडरेट्स की अच्छी नहीं दिखेगी और कांग्रेस अब कहीं खो सी जाएगी 1914 तक, जब तिलक वापस जेल से आएंगे और इन्हीं बेसेंट के प्रयासों से उनको फिर से कांग्रेस में जोड़ा जाए। तब तक उनकी पूरी आइडियोलॉजी खो चुकी है, अंग्रेजों की सारी विचारधारा खत्म हो चुकी है, अंग्रेजों का लुक पूरा जा चुका है। अब अंग्रेज कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस का सारा लुक जा चुका है। कांग्रेस कोई भी कार्य नहीं कर पा रही क्योंकि कांग्रेस के जो मॉडरेटर्स थे वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इस समय से कांग्रेस पूरी तरह खो जाती है। 1907 से लेकर 1914 तक अभी आप कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। सूरत स्प्लिट के बाद ये ना कोई आंदोलन करेंगे ना कुछ करेंगे। अब इनके आंदोलन स्टार्ट कायदे से अगर बात करें तो होंगे 1919 के बाद से। बस एक लखनऊ सेशन है जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इवन 1911 के दिल्ली दरबार के टाइम पे भी बेटा इन्होंने कुछ नहीं बोला। जो दिल्ली दरबार हुआ था उस समय भी इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। तो कांग्रेस इस जगह खोती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। कांग्रेस पूरी तरह यहाँ पर खो चुकी थी और कांग्रेस कोई भी कार्य करने को तैयार थी। इसके बाद आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने हमारे देश की राजनीति को पलटा। हमारे देश में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल को लाए और सेपरेट इलेक्टोरेट लाकर हमको विभाजित करने का पहला प्रयास किया। तो ये जो आपका है ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये अंतिम चैप्टर है। इसके बाद आज की ट्रायल में हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। भारत शासन अधिनियम, भारत है ना, शासन अधिनियम 1909 जो है उसमें क्या है, इसमें है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को जाना जाता है। रिफॉर्म डिवाइज्ड एंड नेम्ड आफ्टर द वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। याद रखना इस टाइम पे वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले थे। लोग यहाँ पर कंफ्यूजन लाते हैं, मॉर्ले को कुछ बना देते हैं, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जो लॉर्ड मिंटो हैं वो वाइसरॉय, ठीक है। बहुत एग्री करते हैं कि अब हमें भारतीयों के मॉडरेट्स और मुस्लिम्स को अपील करने के लिए हमको कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा ताकि ये दोनों लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो एक्ट ने अमेंड किया 1861 और 1892 के एक्ट को, और इन्होंने साइज सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का बढ़ा दिया।
केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषद जो हैं उनमें नंबर लोगों के बढ़ा दिए। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो केंद्रीय परिषद है, वहां 16 से 60 सदस्य होंगे, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो वेरीड करेगी, जैसी पॉपुलेशन उस तरीके से होगी, पर केंद्रीय परिषद में इन्होंने संख्या 16 से 60 कर दी। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी जो होगी, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ज्यादा होगी, ऑफिशियल मेजोरिटी कम होगी। तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिनको हम अपने हिसाब से खुद चुनते हैं और सदस्य बना देते हैं, परंतु सदस्य के पास उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होती। अब ये इंक्रीज जो था ये इसलिए किया गया कि जो मेंबर्स हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सके, ठीक है, बजट पास करे, रेजोल्यूशन पास कर सके। अब देखिए अभी तक क्या था, हम क्वेश्चन पूछ सकते थे पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अब जो सदस्य बनेंगे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बजट भी पास कर सकते हैं, मतलब बजट के लिए भी अपना रेजोल्यूशन ला सकते हैं, अदर बिल्स भी ला सकते हैं। तो अब जो एक पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स का प्रोसेस था वो 1919 से प्रारंभ हो जाएगा, पर भी निर्वाचन नहीं प्रारंभ होगा। ध्यान से समझिएगा, अभी निर्वाचन की बात नहीं कर रहे, अभी ये सिर्फ कह रहे हैं कि जिनको हम नॉन ऑफिशियल मेंबर चुनेंगे वो हमारे पास आएंगे। वो किनको चुनेंगे? जो भारतीय अंग्रेजों के हितैषी हैं उनको काउंसिल में डाल देंगे। वह भारतीय जो अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलेंगे उनको डाल देंगे। तिलक नहीं जाएंगे, बाल नहीं जाएंगे, लाल नहीं जाएंगे, बाकी जाएंगे। जो मॉडरेटर्स हैं उनको डालेंगे। अब यहां पर यह समझिए, जो भारतीय अंग्रेजों के हितैषी थे उनको राजनीति में डालेंगे, ठीक। अब इसके बाद इट अलाउड दैट इंडियन टू ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल। इन्होंने कहा, इसने अलाउ किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वाइसरॉय की, गवर्नर्स की, उसमें पहली बार भारतीय आएंगे। तो सबसे पहले जो भारतीय थे जो वाइसरॉय में, ठीक है, पहली बार लॉ मेंबर की तरह आए थे, कौन से विधि सदस्य की तरह जुड़े थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहले व्यक्ति थे जिनको वाइसरॉय की काउंसिल में जोड़ा गया था, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो याद रखना, हमारी कंट्री के गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले लॉ मेंबर जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको प्रॉपर मैनर में याद होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये रिफॉर्म में एक सेगमेंट हो गया, ठीक। अब इसके बाद का सेगमेंट समझिए क्या है। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि भाई अब हमें क्या करना है, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट देना है, पृथक निर्वाचक मंडल। क्या देना है बच्चों? इन्होंने कहा अब हमें क्या देना है, पृथक निर्वाचक मंडल। अब पृथक निर्वाचक मंडल होता क्या है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये प्रांत है, यहां पर मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है, ठीक है। ये दूसरा प्रांत है जहां पे मेजोरिटी हिंदू एंड अदर कास्ट, अदर रिलीजन की। अब इन्होंने ये कहा कि यहां से हिंदू कैंडिडेट भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, मुस्लिम भी खड़ा हो सकता है, सिख भी खड़ा हो सकता है, क्रिश्चियन भी खड़ा हो सकता है ना, ज्विस भी खड़ा हो सकता है, बुद्धिस्ट भी खड़ा हो सकता है, कोई भी खड़ा होगा, और आप सबको मिलके इसी कैंडिडेट्स में से किसी को चुनना पड़ेगा, ठीक। पर इन्होंने कहा जहां मेजोरिटी मुस्लिम लीग की है और जहां मुस्लिम है और वहां हमने पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट डाल दिया है बच्चों, वहां पर क्या होगा, वहां सेपरेट इलेक्टोरेट का सिंपल सा मतलब हो गया कि यहां पर मेजोरिटी तो इनकी है पर माइनॉरिटीज भी तो यहाँ रह रही होंगी, तो इन माइनॉरिटीज का कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता। यहां पर कैंडिडेट हमेशा मुस्लिम ही खड़ा होगा। जो कैंडिडेट खड़े होंगे सारे मुस्लिम खड़े होंगे, आपको भी इनको वोट देना, आपको भी इनको वोट देना। तो इन्होंने क्या किया, एक सेपरेट नेशन की पहली विचारधारा का जनन कर दिया। इन्होंने लोगों को समझा दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट आपको ज्यादा लाभ देगा, आपको ज्यादा लाभप्रद स्थिति में लाएगा। तो इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट की एक आइडियोलॉजी को डाला। इसीलिए है ना, लॉर्ड मिंटो को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के जनक माने जाते हैं। संप्रदायवाद के जनक कौन है? मिंटो साहब। मिंटो साहब ने डिवाइड एंड रूल को सबसे अच्छे से यूज किया अंग्रेजों को सेपरेट इलेक्टोरेट देके। इसके बाद यही सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला, यही सेपरेट इलेक्टोरेट फिर मिला सिखों को, फिर किसको मिला, उसके बाद मिला इंडियन क्रिश्चियंस को, फिर किसको दिया, एसटी एससी को। इसी के लिए फिर कौन लड़ गया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ फिर अंबेडकर साहब बैठेंगे,
अंबेडकर वर्सेस महात्मा गांधी, अंबेडकर वर्सेस महात्मा गांधी, फिर होगा पूना पैक्ट, फिर पूना पैक्ट के बाद ये डिसाइड होगा कि भारतीय एसटी एससी हिंदू हैं और हिंदुओं को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, पृथक निर्वाचक मंडल नहीं दिया जाएगा, और पृथक निर्वाचक मंडल ना देके हम उनको क्या देंगे, हम उनको एक प्रॉपर चीज देंगे जिसको हम बोलते हैं, जिस चीज को हम प्रॉपर मैनर में ये बोलते हैं कि भाई साहब जो हम आपको देंगे पृथक निर्वाचक मंडल में वो ये देंगे कि यदि आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको क्या होगा भाई, जो एसटी एससी कैटेगरी के व्यक्ति होंगे वहां पे एसटी एससी खड़ा होगा, वहां जनरल कभी खड़ा नहीं होगा, और जहां वहां पे माइनॉरिटीज होंगी उनका कार्य होगा नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि हम आपको दे देंगे आरक्षण, आरक्षण, तो इन्होंने कहा हम आपको आरक्षण दे देंगे, और आरक्षण जैसे ही देंगे वैसे ही आपकी चीजें सुधरने लगेंगी, क्योंकि ये जो आरक्षण होता है ये आपके लिए क्या करता है, आरक्षण आपको एक बहुत अच्छा हेल्प ये देता है कि अगर आप आरक्षण में आ गए तो आपको भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो आपके व्यक्ति भी आगे जाएंगे, जो माइनॉरिटीज हो उनके भी रिप्रेजेंटेटिव संसद में बैठते हैं। तो ये महात्मा गांधी की देन है आरक्षण, ठीक। अंग्रेजों की देन है सेपरेट इलेक्टोरेट, वो सीधे कहते थे तुम बाहर निकल जाओ, तुम एक अलग इलेक्टोरेट ले लो, तुम अपने हिसाब से अपना विकास करो, हमको कोई फर्क नहीं। ये प्रयास ये लोग करते थे, ठीक है। तो यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, ठीक। तो ये 1919 के एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1910 अगर यूपीएससी की बात करें और पीसीएस की नहीं पूछा जाता, 1911 का दिल्ली दरबार भी नहीं पूछा जाता जब तक हम क्या नहीं पढ़ेंगे, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, जहां पर लॉर्ड हैंडेज पे बम गिराया जाएगा, नवचेतन आएगी, है ना, युगांतर आएगा, उन सब की बात नहीं करेंगे जब तक हम क्रांतिकारी आंदोलनों की बात नहीं करेंगे, तब तक हम इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, नरमपंथी, गरमपंथी, चरमपंथी पढ़ रहे हैं, अभी क्रांतिकारी भी बहुत है, तो क्रांतिकारियों के आंदोलन में तो हम पढ़ेंगे, है ना। अब यहां से हमारा इतिहास जो होगा, है ना, इस सेगमेंट में ये खत्म हो जाएगा और ये अब स्टार्ट होगा हमारा 1914 के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से स्टार्ट होगा, पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे स्टार्ट होने से पहले आपको एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है महात्मा गांधी। अब आप कहोगे सर महात्मा गांधी को कहां से पढ़ेंगे, तो महात्मा गांधी को घर से तो पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए आप छोटा सा काम ये कर लीजिए, महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए बेटा आप YouTube चैनल पे जाइए हम लोगों के, ठीक ठीक है। प्राप्ति आईएएस डालें या कुछ भी डालें तो आपको ये YouTube चैनल मिल जाएगा प्रॉपर। अभी मुझे देखने की जरूरत नहीं है, कहाँ गया भाई चैनल, कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आज मैं आपसे सारे डिस्कशन करूंगा। अगर आपने आईएएस के सपने 2021-22 या 22-23, अब देखिए यहाँ पे जब आप जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे आपको ज्योग्राफी मिलेगी पीयूष सर की, ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स मिलेगी, सब मिलेगा। इसमें सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसमें लिखा होगा महात्मा गांधी स्पेशल लेक्चर। ध्यान से देखिएगा, सबसे नीचे आपको वो मिलेगा, ठीक है। ये देखिए महात्मा गांधी के स्पेशल लेक्चर पढ़े हुए, इनमें हिंदी का भी लेक्चर पढ़ा है, इंग्लिश का भी पढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंग्लिश का चैप्टर होगा और एक हिंदी का पढ़ा होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पढ़ा है। तो ये और ये वीडियो आपको देखनी, ठीक। इससे आपको महात्मा गांधी जी के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। एक बार इसको देखेंगे तो पूरी तरीके से आप महात्मा गांधी जी को याद कर लेंगे। तो अगर महात्मा गांधी जी के बारे में सारी चीजें एक बार आप YouTube से पढ़ लेंगे इस वीडियो को देख के, तो आपको काफी चीजें यहीं से महात्मा गांधी जी के बारे में पता चल जाएगी। जो सोली इंग्लिश देखना चाहता है वो ये वाला वीडियो देखेगा, जो हिंदी देखना चाहता है वो ये वाला वीडियो देखेगा, ठीक है। तो इसमें पूरी डेटा सेम है, पीपीटी सेम है, बस एक में हिंदी में बोला गया, एक में इंग्लिश में बोला गया है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपको प्रॉपर मैनर में देखना है चैनल पे जाके, और इस वीडियो को देख के आपको महात्मा गांधी जी याद हो जाए।